हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे आईटीआई क्वेश्चन सीरीज में कल तक हम लोगों ने चैप्टर देखा था। तो आज हमने दो चैप्टर को मिक्स करके एमसीक्यू लाया है, जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर्स। तो ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आईटीआई एग्ज़ाम तक हम आईटीआई से रिलेटेड वीडियो डालेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो ही डालेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पर दबा दें। तो चलिए आज मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर्स चैप्टर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो मैं पहले निर्देश दे देता हूँ, आपको सारे क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना है, समझ लेना है हिंदी इंग्लिश दोनों से। उसके बाद आंसर सुनना है ताकि आपको याद रह जाए। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहने पर दोस्तों आप लोगों को पता है कि सीरीज में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज पे रहता है तो हम उसको नॉर्मल RT = R1 + R2 + R3 कर देते हैं। लेकिन ये हमारा कैपेसिटेंस है दोस्तों, तो ये उसका जस्ट उल्टा होगा। तो उल्टा क्या होगा, तो CT = जो हम रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला लगाते थे वो इसमें सीरीज में लगेगा। तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो आप इसमें मान बैठा लीजिएगा दोस्तों, C1 की जगह पर इसे बैठा लीजिएगा, C2 जगह पे इससे बैठा लीजिएगा और C3 की जगह पर इसको। ठीक है, तो मान आप इसको बैठा के आराम से कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इतना कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता हूँ, इसीलिए आपको सिर्फ मैंने फार्मूला बता दिया। फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा और बाकी मैं आंसर बता देता हूँ। और आंसर के साथ साथ एक और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप आराम से निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो ये सिर्फ सीरीज में काम करेगा दोस्तों और सिर्फ कैपेसिटर के लिए। तो इसको याद रखिएगा और शॉर्टकट सुनिए। तो शॉर्टकट आपको सबसे पहले सीरीज में देखना है कि आपको यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो उसमें से सबसे कम कैपेसिटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा सबसे कम कैपेसिटेंस ये है। तो सबसे कम कैपेसिटेंस क्या वो है, तो आंसर हमेशा उससे कम होगा। तो उससे कम तो हमारा ये 2 है, तो ये 2 तो हमारा पहले कट गया। ठीक है, तो ये 2 है। तब इसमें भी हमको देखना है कि ए नंबर जो है वो 0.16 है, जो कि बहुत कम है, इतना ज़्यादा कम नहीं होगा। कम मतलब उससे रिलेटेड हल्का फुल्का कम। तो देख पा रहे हैं कि हम 10 माइक्रोफैराड सबसे कम है, उससे कम है मेरा 6 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा 100% वर्किंग करेगा दोस्तों, लेकिन कैपेसिटर के लिए और सिर्फ सीरीज के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का। 2 नंबर में कहता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मैं बगल पे एक इमेज लगा दे रहा हूँ जिसमें से कुछ का यूनिट लिखा हुआ है। तो उसमें हम देख पा रहे होंगे कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो फैराड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलते चलते चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का, जिसमें हमको कहता है कि एक सांद्रता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। तो इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करना होगा दोस्तों, जिसका फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो इसी में आपको मान पुट करना है। तो यहाँ पे हमारा Q कितना है, Q है 0.5 माइक्रोफैराड, सॉरी दोस्तों 0.5 कूलम, और बटे में है हमारा वोल्ट कितना है, 35 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता हूँ दोस्तों, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.014 फैराड। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो आप आंसर भी याद कर सकते हैं और इसे कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। 4 नंबर क्या कहता है, सांद्रता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्लेट का क्षेत्रफल को बढ़ाकर, तो वो नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी है प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। कैसे, तो कैपेसिटर आप देखे होंगे इस टाइप से रहता है, 2 प्लेट लगे हुए रहते हैं। तो इसमें से इसको कहा जाता है कि कैपेसिटर को कैसे कम किया जा सकता है। तो
इस दो प्लेट को हम अगर दूरी बढ़ा देंगे दोस्तों तो हमारा कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का, कहता है विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जो होता है हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस वो 3 प्रकार का होता है, एक फेरोमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। तो मैं तीनों का तो एग्जाम्पल अभी नहीं दे सकता हूँ दोस्तों, और ना ही उसको हम डीपली पढ़ा सकता हूँ। तो बस मैं सिर्फ बता देता हूँ कि फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो हमारा मैग्नेट उसे काफ़ी फास्टली उसे खींचता है। ठीक है, तो वो फेरोमैग्नेटिक में आएगा। जो पदार्थ को मैग्नेट फास्टली खींचेगा वो फेरोमैग्नेटिक में आएगा। और पैरामैग्नेटिक में इसमें हल्का फुल्का खींचता है दोस्तों। और डायामैग्नेटिक जो होता है इसमें रिपल्स करता है। तो ठीक है, इसे समझ लीजिएगा और बाकी आंसर देख लीजिए। तो आंसर में है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाटर, जल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। 6 नंबर क्या कहता है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। तो कहता है कि हमारा विद्युत चुंबक जो होता है उसकी ध्रुवता यानी मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दोस्तों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉइल लपेटते हैं, इसमें हम मैग्नेट देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं। तो उसमें क्या कर रहा है कि ये हमारा कौन सा इसके दोस्तों ध्रुव को प्रभावित करेगा। तो हमको पता है कि हम पॉजिटिव देते हैं तो इस साइड हमारा क्या बनता है, साउथ बनता है, और जिधर से नेगेटिव देते हैं उधर हमारा नॉर्थ बनता है। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारा कौन सा इसको प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, कुंडली की लंबाई बढ़ाकर, ये नहीं करेगा। दूसरा कहता है धारा की दिशा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे कि ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम इस धारा की दिशा बदल दें, इधर से हम नेगेटिव कर दें और इधर पॉजिटिव कर दें, तो दोस्तों इधर हमारा नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ। तो ये हमारा ध्रुव को प्रभावित करेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो आपको बताएगा कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। तो हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स का इकाई पूछा जाता है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर टर्न्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एम्पियर टर्न्स। तो अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का। 8 नंबर क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर्स L1, L2 एंड L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक होता है R जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, एक होता है L जिसको इंडक्टेंस कहते हैं, और एक होता है C जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं। तो आपको पता होगा कि R इजिकल टू L होता है। R जिस तरह काम करता है उस तरह L काम करता है, और C उसका उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या पूछता है, इंडक्टेंस पूछता है। तो इंडक्टेंस पूछता है तो वो क्या चीज़ में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, RT इज इक्वल टू, तो इसी टाइप से मेरा L भी काम करेगा। तो L काम करेगा तो क्या होगा, LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और कैपेसिटर रहता तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है कि प्रीमियंस की इकाई क्या है। तो फिर से क्वेश्चन आया यूनिट का दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रीमियंस। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर का, विच इज अप्लाइज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सेलेनेट क्वाइल। कहा जाता है क्वाइल में हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम किस रूल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू रूल, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में राइट हैंड पाल्म रूल, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे अब याद रखिएगा कि क्वाइल में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हम ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम प्रयोग करते हैं, राइट हैंड पाल्म रूल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। तो फिर वही है दोस्तों, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर कैपेसिटर है और सीरीज में है तो एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जितना कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें से आपको देख लेना है कि सबसे कम कैपेसिटेंस किसका है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि सबसे कम हमारा 10 माइक्रोफैराड है। तो सबसे कम 10 माइक्रोफैराड है, तो उससे कम आंसर में होगा।
तो उससे कम में यहाँ पे एक ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा, लेकिन सिर्फ सीरीज के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर में, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, उसका तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन है सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग कंपनी के कैपेसिटर प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। तो ये हमारा दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिक हो जाएगी दोस्तों तो कैपेसिटर हमारा फट जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है 13 नंबर का, कौन सा पदार्थ अनुचंबकीय पदार्थ है, विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि सब्सटेंस 3 प्रकार के होते हैं, फेरो, पारा और डाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पारा को देखते हैं, तो पैरामैग्नेटिक यानी कि जो चुंबक उसे हल्का फुल्का आकर्षित करे, तो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। तो 14 नंबर में मेरा क्या कहता है कि एक फिगर दिया हुआ है, इसको आपको देख के बताना है कि इसमें जो एक्स इंगित है वो हमारा क्या दर्शाता है। ठीक है, तो बी एच वक्र, तो मैं एक फिगर लगा दे रहा हूँ आपको, जिसमें कि सारा लिखा हुआ है, उसमें से आपको ये एक्स भाग को बताना है। ठीक है, तो आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो एक्स भाग है वो हमारा क्या दर्शाता है, एक देख लीजिए अच्छे से। तो वो हमारा, चलिए मैं ऑप्शन को दिखाता हूँ, वो हमारा क्वाड्रेटिक को दिखाता है। तो वो हमारा ऑप्शन ए पी है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा 15 नंबर का। 15 नंबर क्या कर रहा है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। ठीक है, तो इसमें कहता है विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का, वो हो जाएगा परमियंस। ठीक है, तो राइट आंसर इज हमारा ऑप्शन बी परमियंस। परमियंस जो है वो चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का। तो 16 नंबर क्या कहता है कि रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। ठीक है, फिर से यूनिट पूछा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस का इकाई होता है हमारा एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर क्या कहता है कि यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज B है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या होगी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी फॉर्मूला बताया कि C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Q/V। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाएंगे उसको हम खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे, तो यही एक राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि हम अगर जैसे कि ये हम बनाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो अगर हम इसकी तीव्रता बढ़ा देंगे तो इसकी खींचने की ताकत बढ़ जाएगी। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है कि फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहता है कि फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, तो वो किसको परिभाषित करता है, तो वो हमारा हिस्टैरिसीस को करता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि ये हमारा मैग्नेट है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो इसमें एक हमारा कोई पदार्थ रखा हुआ है, तो उस पर क्या प्रभाव होगा। तो उस पर दोस्तों ईडी करंट प्रभाव होता है। ठीक है, ऑप्शन सी भंवर धारा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 का। 21 क्या कहता है कि इन विच डिवाइस इज द एयर कैपेसिटर आर यूज, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में ए में है ट्यूब ट्यूनर, तो ये नहीं होगा। चलिए आगे का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है डोलक, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी लाउड स्पीकर, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में हम एयर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 22 का। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, कहा जाता है कि अगर हम कैपेसिटर को उल्टा जोड़ दे, जिसमें कि पोलरिटी मेरा दिया हुआ है, जैसे कि ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, लेकिन हम उसको उल्टा जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन देखते हैं। नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटर, तो ये गलत होगा, इफेक्ट तो होगा ही। बी नंबर है अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उल्टा जोड़ेंगे तो वो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और जिसके कारण से हमारा कैपेसिटर विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 का। ठीक है, तो 23 हमारा क्या कहता है कि विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस बार हमारा डायमैग्नेटिक पूछा दोस्तों। तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि वो हमारा चुंबक जरा सा भी नहीं खींचेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लकड़ी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तीनों का एक एक क्वेश्चन था दोस्तों, तो अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और एक बार में नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोहरा के देख लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 24 का। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, वो हमारा टेस्ला होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25। पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, यही है बीएच कर्व जो कि मैंने पहले भी दिखाया था। तो ये बताता है कि ये क्या दर्शाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए देखते हैं, पदार्थ की रिलेक्टेंस, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी पदार्थ की क्षेत्र की तीव्रता, ये भी नहीं होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, तो ये होगा पदार्थ की चुंबकीय विशेषता बताता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 25 का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 का। 26 क्या कहता है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो पूछा जाता है विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडी करंट। तो ईडी करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो इसे अब याद रखिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ईडी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का। 27 में क्या कहता है, प्रेमेबिलिटी की परिवर्तित होने का क्या कारण है। ठीक है, तो प्रेमेबिलिटी के परिवर्तित होने का हमारा फ्लक्स डेंसिटी कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 का। तो 28 हमारा क्या कहता है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसके लिए हम किस प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में है प्लास्टिक फिल्म टाइप, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है करामिक डिस्क टाइप, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रॉनिक एल्यूमिनियम टाइप, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में यूज किया जाता है कैपेसिटर टेंटलम प्रकार का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 का। तो 29 क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष हो। ठीक है, कहा जाता है कि अगर खुला ओपन सर्किट हो तो उसमें हमारा कैपेसिटर क्या प्रभाव होगा। तो अगर ओपन सर्किट हो तो उसमें हमारा कैपेसिटर कोई काम नहीं करेगा। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30 नंबर क्या कहता है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच की दूरी अगर बढ़ती है
तो कैपेसिटेंस कम होता है, और अगर दोनों की दूरी कम होती है तो कैपेसिटेंस अधिक होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि संधारित्र प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 का। 31 क्या कहता है कि चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो आपको पहले पता होगा कि पहले के लोग जब भी कंपास नहीं था तभी चुंबक से ही दिशा देखते थे, कि एक चुंबक को इस तरह से बांध दिए एक रस्सी पे और उसे देखते थे तो वो चुंबक नॉर्थ और साउथ की ओर जाके रुकती थी। ठीक है, तो यही दिखाया गया है इसमें। तो क्या दिखाया गया है, दिशीय विशेषता। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 का, जिसमें कहा जाता है कि विच इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, कहा जाता है कि इसमें हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर, वायु। ठीक है, इसे याद रखिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33 का। 33 क्या कहता है कि चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग करके वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। पूछा जाता है कि हम अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इंडक्शन विधि का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडक्शन मेथड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 34 का। 34 हमारा क्या कहता है कि यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर हम यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण क्या प्रभाव होगा। तो जैसे कि ये हमारा है, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो ये हम कॉइल लपेटेंगे, तो कॉइल में, और एक हम यहाँ दिखाते हैं तो इसमें हम दूर दूर करके लपेटेंगे। ठीक है, तो इसका दूरी बढ़ने से हमारा क्या होता है कि यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण हमारा बढ़ता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारा राइट आंसर ए, उसका दूरी बढ़ने से प्रेरण प्रभाव भी बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 का। तो 35 हमारा क्या कहता है, संधारित्र में परावैद्युतिक कुचालक का कार्य क्या है। कहा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। तो आपको बताया कि कैपेसिटर इस टाइप से होता है, तो इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा हुआ रहता है, तो उसका क्या उपयोग है। तो ऑप्शन में देखते हैं, संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच किसी भी धारा को प्रवाह को रोकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है कि प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। तो यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा को रोकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आप उधर भी देखें कि उसका जो सारा कैपेसिटेंस का जो भार होता है वो उसके प्लेट पर निर्भर करता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है 37 का। तो क्या कहता है कि आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड आरएफ कपलिंग सर्किट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोलिथिक। तो आप सारे क्वेश्चन को दोस्तों एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा तो सब समझ जाइएगा अच्छे से, और क्वेश्चन को पॉज कर करके अच्छे से समझ लीजिएगा, आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।